हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 28 सितंबर के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि IFFI का 51वां संस्करण जनवरी 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर होना था या कहाँ पर होना है। बात करें IFFI की तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और इसका जो 51वां संस्करण है वह 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होना था। अब यह होगा 16 से 24 जनवरी तक और इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। और ये दिन संपूर्ण विश्व में पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उनको ऊपर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 के लिए जो विषय रखा गया था वह रखा गया एनवायरमेंटल हेल्थ की पब्लिक हेल्थ एक की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। एनवायरमेंटल हेल्थ एक की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। और 2011 के अंदर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, यानी कि IFEH ने। और IFEH है, इसकी जो स्थापना है 1986 में हुई थी और यह इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का संपूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। और यह दिन विश्व समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वैश्विक परमाणु निरस्तीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करें। और महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 सितंबर 2013 को आयोजित परमाणु निरस्तीकरण महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिसंबर 2013 में अपने संकल्प 68/32 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि NCD की रोकथाम और नियंत्रण के लिए यूनेटेफ पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो ये जीता है केरल राज्य ने। और केरल राज्य ने संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर एजेंसी टास्क फोर्स है उसका गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए इन्होंने 2020 का पुरस्कार जीता है। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो 2020 का पुरस्कार गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों से संबंधित अन्य SDG की रोकथाम और नियंत्रण में बहुपक्षीय कार्यों पर वर्ष 2019 के योगदान और उपलब्धियों को यहाँ पर मान्यता देता है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनोम और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और केरल के जो CM है वो पिनराई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने एकीकृत पोर्टल यूराइज का शुभारंभ किया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ही यूराइज नामक एक एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के कार्यान्वयन के साथ में इस तरह की एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है। ये यूराइज पोर्टल है, इसमें छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, लाइब्रेरी, रोजगार के लिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामग्री से लेकर व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए सशक्त करेगा। और यूराइज पोर्टल राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन भी करेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय दिवस कब मनाया गया। तो जो अंत्योदय दिवस है ये 25 सितंबर को मनाया जाता है और यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो जयंती है उसके रूप में मनाया जाता है। और यह दिन अब की बार इस दिन को मोदी सरकार के द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उसी समय इन्होंने 25 सितंबर 2014 को इस दिवस को घोषित किया था। और अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। पंडित दीनदयाल के बारे में बात करें तो इनका
जो जन्म है वो 1916 में मथुरा में हुआ था और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे, और जिसके बाद में ये भाजपा का उत्थान हुआ और वे 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता भी रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटीज 2020 से 23 को कौन लागू करेगा? तो यह लागू करेगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। और आरबीआई है जो साइबर हमलों से बचने के लिए और पता लगाने के लिए और जवाब देने के लिए शहरी सहकारी बैंकिंग की आईटी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटीज़ यहाँ पर लागू करेगा। साथ ही में प्रौद्योगिकी विजन डॉक्यूमेंट का जो उद्देश्य है वो उद्योगकाशी आईटी और साइबर खतरों का जो वातावरण है उसके खिलाफ शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की जो साइबर सुरक्षा है उसकी क्षमता को बढ़ाना है। और आरबीआई ने अपने 5 सूत्री रणनीति दृष्टिकोण ग्रूड का उपयोग करके इस उद्देश्य को प्राप्त करेगा। गार्ड। और जो गार्ड है, जो गार्ड की फुल फॉर्म की बात करें तो गार्ड का जी का मतलब है गवर्नेंस ओवरसाइट यानी शासन की निगरानी, यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट यानी औद्योगिकी प्रौद्योगिकी निवेश, एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन उपयुक्त विनिमय और पर्यवेक्षण, आर का मतलब रोबुस्ट कोलैबोरेशन यानी मजबूत सहयोग, डी का मतलब डेवलपिंग नेसेसरी आईटी साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट यानी निर्धारित आवश्यक आईटी साइबर सिक्योरिटी का विकास। आरबीआई के जो 25वें गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 89। और जो ये रिपोर्ट है ये WRI को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है और इसकी जो गणना है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष के द्वारा की जाती है। यहाँ पर अति विषम आपदाओं से निपटने की क्षमता, अनुकूली क्षमताओं की कमी और अति विषम घटनाओं से निपटने की तैयारी के मामले में भारत श्रीलंका, भूटान और मालदीव से पीछे है। रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल हॉट स्पॉट ओशिनिया, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में है। यहाँ पर जो पहला रैंक आया है वो वनुआटू का है, दूसरा है टोंगो और भारत है 89 पर और कतर है 181 पर। यहाँ पर WRI जर्मनी ने स्टुगार्ट विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा और बुंडनीस एटविक्लुंग हिलेफ्ट के द्वारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन पर विशेष ध्यान देने के साथ में यहाँ पर विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 का हिस्सा यहाँ पर बना है। जो संयुक्त राष्ट्र का विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के जो निदेशक हैं वो सेन श्यूमेंग हैं और इसका हेडक्वार्टर जर्मनी में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि CAT के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जो CAT है ये एक टायर कंपनी है और ये RPG इंटरप्राइज यानी राम प्रसाद गोयना ग्रुप की कंपनी है और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भारतीय अभिनेता आमिर खान बने हैं और इनका जो टाइम है वो 2 वर्ष यानी 2 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एकीकृत विपणन अभियान के एक भाग के रूप में CAT के सिक्योर ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए दुबई में चल रहे इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL 2020 के दौरान 2 विज्ञापनों में बड़े पैमाने पर प्रीमियम टायरों की एक श्रृंखला की सुविधा CAT 1995 से CAT क्रिकेट रेटिंग के साथ क्रिकेट से संबंधित भी रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनेंगी? तो राफेल उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला बनेंगी वो बनेंगी शिवांगी सिंह और ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी जिन्होंने औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में 10 सितंबर 2020 को शामिल किया गया था और वह भारतीय वायुसेना में 10 भारतीय महिला फाइटर पायलटों में से एक है। 5 राफेल विमान है जो औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को वायुसेना स्टेशन अम्बाड़ा हरियाणा के अंदर एक समारोह में भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल इन्हें किया गया था। अगर बात करें शिवांगी की तो शिवांगी वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और शिवांगी सिंह महिला लड़ाकू पायलटों के दूसरे बैच में शामिल हुई थी जिन्हें 2017 में कमीशन किया गया था और इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद उन्होंने MiG-21 बाइसन विमान उड़ाया और वर्तमान में वे प्रशिक्षण ले रही हैं और जल्द ही गोल्डन एरो में शामिल हो जाएंगी। जो भारतीय वायुसेना और वायुसेना प्रमुख
वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और वायुसेना का आदर्श वाक्य है टच द स्काई विद ग्लोरी। और जो भावना कंठ है, अवनी चतुर्वेदी है और मोहन सिंह है, ये पहली वो 3 महिला पायलट थी जिन्होंने फाइटरों की पायलट ये बनी थी, लड़ाकू विमानों की पायलट इन्होंने बनी थी। ये 3 भावना कंठ उत्तर प्रदेश से हैं, अवनी चतुर्वेदी है मध्य प्रदेश की और मोहना सिंह है ये है राजस्थान से। अब हम बात करते हैं निधन की। एक अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग एसी के पूर्व अध्यक्ष थे शेखर बसु। इनका निधन हो गया है कोविड-19 के कारण। और उन्होंने भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग डीआई के सचिव और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और इनका जो जन्म है वो 20 सितंबर 1952 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो उन्होंने भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत के लिए अत्यधिक जटिल रिएक्टर विकसित किए थे। और वे तारापुर और कल्लापक्कम में परमाणु रियासकल संयंत्रों के डिजाइन, निर्माण और संचालन के पीछे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने तमिलनाडु में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करें पुरस्कार और सम्मान की तो उन्होंने पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 2014 में। और उन्होंने अन्य में से इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी अवार्ड 2002 में दिया गया, DI ग्रुप अचीवमेंट अवार्ड 2006 में दिया गया और DI स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड 2007 में इन्हें दिया गया। और वह इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग और इंडियन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग के फेलो थे। तो धन्यवाद दोस्त के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।